देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आपका सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं अपने तमाम मेहमानों और अपने तमाम दर्शकों का। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही देश की बहस का विषय चुनते हैं, साथ ही साथ दर्शक ही ये तय करते हैं कि बहस की दशा और दिशा क्या हो। मैं बहस में आगे बढ़ूं, आपको आज का विषय बनाऊं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैं आपको बता देता हूं ब्रेकिंग न्यूज क्या है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ जो है वो पारिमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेर रखा है और इसी से जुड़ा आज का हमारा विषय है। विषय यह है कि अब पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब से कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की है और घाटी का माहौल सुधरने लगा है, तब से पाकिस्तान ने न केवल ड्रोन अटैक कराया बल्कि अब उसने आतंकवादी गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर की वहां पर जान चली गई, उसकी फैमिली में कई लोगों की हत्याएं कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें विदेशी आतंकवादी शामिल थे। अब पारिमपोरा में फिर से एक बार आतंकवादियों को घेर कर अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर 3 लोग घायल हुए हैं। असिस्टेंट कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मुठभेड़ के अंदर घायल हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये तीनों जवान सीआरपीएफ के बताए जा रहे हैं। गश्त के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की थी और इसके अंदर टीआरएफ का एक कमांडर भी मौजूद है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये एक नया आतंकी संगठन है जो लश्कर तोयबा की फ्रेंचाइजी माना जाता है। वही लश्कर तोयबा जिसका सरगना हाफिज सईद है। चूंकि उन पर बैन लग चुका था इसलिए नए नाम से उन्होंने आतंकी संगठन शुरू किया है जिसका नाम टीआरएफ है। अब मैं आपको बता दूं, आज के मूल मुद्दों पे आता हूं। मूल मुद्दा यह है कि क्यों जम्मू के अंदर जम्मू के अंदर जो एयरफोर्स की बेस है वहां पर आतंकी हमला ड्रोन भेजकर पाकिस्तान ने कराया। क्या पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है? क्या ऐसे हालात बन गए हैं घाटी में जिसके चलते पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत कर रहा है? क्या पाकिस्तान सुधरना नहीं चाहता? आज इसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच धुरंधर बहस होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। वो पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए, क्योंकि अपने टेरर लैंड से नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम देने की कोशिश में वो लगा हुआ है। अब वो कश्मीर की तरक्की और भारत की ताकत से बौखला गया है। यही वजह है कि लगातार वो भारतीय सैन्य ठिकानों और जवानों पर हमला करने का दुस्साहस कर रहा है। जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह से पाकिस्तान और उसके आका चीन को कड़ी चेतावनी दी है। तो भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। लेकिन यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। पाकिस्तान अपनी 2 पैसे की औकात अच्छे से जानता है, इसलिए ड्रैगन की मदद से चाहे ड्रोन हो या टेरर कैंप चलाना हो, वो सब कुछ कायरों की तरह कर रहा है। दक्षिण कश्मीर में एसपीओ फयाज अहमद को परिवार समेत आतंकियों ने घर में घुसकर मार डाला। वहीं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रात के अंधेरे में ड्रोन से धमाके करने की गुस्ताखी की। भारत के राजनीतिक दल भी इसे गंभीर मानते हैं। हमारी सेना पर हमें पूरा भरोसा है। जब भी समय आया हमारी सेना ने ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाया है कि आज भी पाकिस्तान उनका नाम लेके सहम जाता है। ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर। इस तरह पुलवामा जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। दरअसल जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी के नेताओं से मिले थे। उसी वक्त से पाकिस्तान परस्त महबूबा जैसे घाटी के नेता माहौल खराब करने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि अब पाकिस्तान के नापाक करतूतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान की नीयत को और उसकी डेविलिशनेस को दर्शाता है और हमें एप्रोप्रिएटली इसका जवाब देना चाहिए। देश की बहस में चर्चा है कि कश्मीर में जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है पाकिस्तान बौखला जाता है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि इन्हें भी
तो आइए देखते हैं देश की बहस में आज का सवाल क्या है। आप जानते हैं कि देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं जिसके बाद अंत में हम आपकी यानी हमारे सम्मानित दर्शकों की राय दिखाते हैं और ये बताते हैं कि देश की बहस के दर्शकों की इस सवाल पर क्या राय है। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं कि ये सवाल क्या है। ये सवाल आज के विषय से ही जुड़ा हुआ है। ये सवाल जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर की सियासत से लेकर और पाकिस्तान के नजरिए को लेकर। सवाल आज का ये है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को मिटाने का सही वक्त आ गया है, हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आपको जवाब देने के तरीके पता हैं, आप जानते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमको एक छोटा सा मैसेज भेज दें। हम आपको कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे क्योंकि हमारे दर्शक ही हमारे कार्यक्रम की जान होते हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं। आप पाकिस्तानी मूल के हैं लेकिन कनाडियन पत्रकार हैं और बहुत अच्छे विश्लेषक और राइटर हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं जिनका पद उनके कद का मोहताज नहीं है। जनरल बख्शी का कद इतना बड़ा है और उसी कद के मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हैं। मेरे साथ राजा फैजल साहब हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब हैं, महासचिव हैं जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके। और थोड़ी देर में मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करता हूं आरिफ अब्बासी साहब आपसे। जम्मू के ड्रोन अटैक के पीछे अगर पाकिस्तान है, अगर लड़ना है तो खुलकर लड़ लें, पीछे से वार करने की क्या जरूरत है आरिफ अब्बासी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो अटैक हुआ है इंडियन एयरफोर्स पे, तो मैं तो समझता हूँ कि ये पुलवामा का कोई एक्शन रिप्ले है। जिस तरह पुलवामा में कोई इन्होंने खुद प्लान करके राह ने अपनी फौजियों को वहाँ उनकी जानें ली, इसी तरह का एक अटैक ये बेस पे किया। क्योंकि चंद दिन पहले लाहौर में एक अटैक हुआ था जिसके तानेबान इंडिया से मिल रहे थे और हमने वो सारे लोग भी पकड़ लिए हैं। उसके बाद अगर ये समझते हैं कि किसी और ने किया तो फिर आपको अपनी आर्मी और एयरफोर्स की काबिलियत एहलियत पे सोचना चाहिए कि जो फौज अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, सैकड़ों सिपाही जा रहे हैं, उन पे हमला हो जाता है, जो एयरफोर्स अपने बेस की हिफाजत नहीं कर सकती तो फिर वो पूरे इंडिया की, हिंदुस्तानी अवाम की हिफाजत किस तरह करेगी? जबकि आप लोग इंडियन अवाम का पेट जनाब आरिफ अब्बासी साहब, जनाब आरिफ अब्बासी साहब, वो आप अपने डिफेंस को दे रहे हैं। आपकी कश्मीर पे अरबों डॉलर आप लगा रहे हैं। सुनिए ना, 48 में, 60 में, 70 में, 1999 में करगिल में कैसे मार मार के भेजा था, आप भूल गए क्या? आप भूल गए कैसे मार मार के भेजा था पाकिस्तानी सिपाहियों को? जनरल बख्शी बता देंगे। आप तो अपने सिपाहियों की लाशें तक लेने नहीं आए थे आरिफ अब्बासी साहब। आप अपने सिपाहियों की लाशें लेने तक नहीं आए थे करगिल में। मैं इसका दर्शक हूँ, प्रत्यक्षदर्शी। आप मेरी बात सुन ले, आप मेरी सुन ले, उसके बाद मैं आपके हर सवाल को जवाब दूंगा कि इस टाइम इंडिया जितना खर्चा कश्मीर पे गासबाना कब्जा बरकरार रखने के लिए अरबों डॉलर कर रहा है, वही खर्चा उसकी कीमत इंडिया की आवाम दे रही है। इंडिया में इस टाइम सड़कों पर करोड़ों लोग रह रहे हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, बीमार हैं, दवाइयां नहीं है, लेकिन इंडियन हुक्मरानों को अपना गासबाना कब्जा अपनी बात करिए ना। आपके कितनों को चावल मिलता है खाने के लिए? अंडे का रेट क्या है आरिफ अब्बासी साहब, बता दीजिए ना। अंडे का रेट क्या है पाकिस्तान में, ये भी बता दीजिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी मैशत ये गासबाना कब्जे का मजीद बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप जो जुल्म इंडियन अवाम पे कर रहे हैं, अपना ये गासबाना कब्जा बरकरार रखने के लिए, अपने खुदा के लिए, इन अपनी सोच को बदलिए। ये वसाइल आप अपने अवाम पे खर्च करें। आप सबसे बड़ी दुश्मनी इंडियन अवाम के साथ कर रहे हैं, उनके वसाइल झोंक रहे हैं सिर्फ गासबाना ठीक है, मैं जनरल बख्शी के पास जाता हूँ। जनरल बख्शी, क्या सिर्फ पाकिस्तानी पीठ पर वार कर सकते हैं, छाती पर नहीं, सीने पर नहीं? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ साफ बातें करना चाहूंगा। आज से 3 महीने पहले पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा कर, रिया कर एक सीजफायर मांगा था। उस वक्त भी हमें बड़ी हैरत हुई थी कि माजरा क्या है, क्योंकि जब भी ये जनाब ये अमन चैन की बात करते हैं
जरूर कोई दाल में बड़ा भारी तरीके से काला होता। खैर, हमने कहा अमन चैन की बात है, मौका दिया जाए, हमने सीज फायर मान लिया। 3 हफ्ते नहीं हुए उस सीज फायर के कि इनके जो है नाटक शुरू हो गए। इन्होंने ड्रोन भेज कर तुर्की के ड्रोन, चीन के ड्रोन, हथियार गिराने शुरू किए, असला गिराना शुरू किया और पैसा और ड्रग्स गिराने शुरू किए पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। कल साहब इन्होंने एक नई हद पार करी है। मैं जरा पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स को साफ कर दूं, आपने ड्रोन का इस्तेमाल किया है हमारे एक मिलिट्री बेस के ऊपर। अगर आप समझते हैं ये कोई मजाक के तौर में कोई इसको सह लेगा, थूका चाट जाएगा, तब आप बड़ी भारी गलत फहमी में हैं। सब जानते हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में ड्रोन का बड़ा भारी इस्तेमाल हुआ था। जो कल हुआ है, हम लोग उसे एक्ट ऑफ टेरर नहीं, एज एन एक्ट ऑफ वॉर देखते हैं। ये तो आपकी जो है नाकामयाबी थी, आपकी इनएफिशिएंसी थी कि वो कोई डैमेज नहीं कर पाया। 2-2 किलो के एक्सप्लोजिव लगाए हैं, कंक्रीट का रूफ जो ऊपर से तोड़ के आ रहा है, और ये सब ड्रोन अटैक का साइन है। अगर आप समझते हैं कि ड्रोन आप ही के पास है तो आप बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि भारत के पास असला नहीं है आपके घर में घुस के आपको जवाब देने के लिए, अगर आप समझते हैं कि जैसे 30 साल से लल्ला चली आ रही थी, आप जब मर्जी टेररिज्म भारत में प्रमोट करो, हमारे निहत्थे नागरिक, औरतें, बच्चे मारो और उसके बाद हंसते हुए सीटी बजाते चले जाओ और आपके ऊपर आंच नहीं आएगी, आपको केवल हम डोसियर पे डोसियर भेजेंगे, वो हम सब आजमाते। ठीक है साहब, हमने हर कोशिश करी आपसे मसाइल हल करने की, आपके साथ बातचीत करने की। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे तो पहली चीज उन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन पे बुलाया। ठीक है साहब, उनकी पोती की शादी पे वो हाजिर हुई, हर कोशिश करी, लेकिन जब भी हमने करी हमको पीठ में छुरा घोंपा गया। इसलिए अब हम बहुत ही जो है अलर्ट हो जाते हैं जब पाकिस्तान की फौज की तरफ से पीस के ओवर चल रहा था। जो ड्रोन अटैक हुआ है, 2-2 kg के एक्सप्लोजिव उन्होंने लगाए हैं, 2 ड्रोन ने अटैक करने की कोशिश की है, वो टारगेट मिस कर गए, वो सब मतलब ये आपकी इनएफिशिएंसी है, लेकिन जो प्लान था वो हमारे हेलीकॉप्टरों को हिट कर दिया। अगर आप समझते हैं कि आप केवल ये हमको प्रोवोकेशन देकर, ये एस्केलेशन देकर आपके जवाब में एस्केलेशन नहीं मिलेगी, तो मुझे नहीं समझता कि आपकी सोच को क्या हो। आपके पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझते हैं कि आप भारत के हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर देते और मतलब उसके बाद सीटी बजती। आपको इसका जवाब मिलेगा और हम बड़े क्लियर है। मैं आपको बता दूं ताकि आप अपनी फौज के जो असली हुक्मरान हैं उनको बता दीजिए, चेता दीजिए। ठीक है जनरल बख्शी, तकलीफ चाहिए, आपको तकलीफ चाहिए, हम देंगे। आप चैन से नहीं जी सकते, ठीक है साहब, हम आपको आड़े हाथ लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है साहब। और चीन फिर आपको ठीक है जनरल साहब, यही सवाल राजा फैसल के साथ रखते हैं, यही सवाल राजा फैसल के साथ सामने रखते हैं। राजा फैसल साहब, क्या पाकिस्तान की आवाम चैन से नहीं जीना चाहती जो उसने एक्ट ऑफ वॉर किया जनरल बख्शी के मुताबिक? देखिए, हम तो चैन से जीना चाहते हैं, लेकिन शायद आपकी तरफ के लोगों को चैन नहीं है, वो अपने मकासद पूरा करना चाहते हैं। जहां तक बात रह गई जनरल सेना की और जनरल जम्मू में किसने ड्रोन अटैक कराया? हाँ, मैं इन दोनों की पर्सनली बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन जब भी बात होगी इंडियन आर्मी की, तो मेरे ख्याल में आजकल की जो इंडियन आर्मी है उनके खिलाफ हमें लड़ने की क्या जरूरत है, वो अपने खिलाफ खुद लड़ रही है। और दूसरी बात ये है कि आजकल तो आपको प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी इंटेलिजेंस के बंदे से पूछिए कि आजकल क्या चल रहा है आर्मी में। इंडियन आर्मी तो अपनी जो अनयूज्ड लैंड है वो बेचने को जा रही है। उसकी वजह ये है कि उनके पास पैसे नहीं है। जनरल बख्शी इस बारे में बता देंगे कि ये जो पिछली मीटिंग हुई है
जनरल निर्वाणे उधर गए हुए थे, किस दुनिया में रहते हैं सर? आपके पास सऊदी अरब का ब्याज चुकाने के लिए पैसे हैं, हमारे पैसों की चिंता मत करिए। आपके पास सऊदी अरब का ब्याज चुकाने के लिए पैसे हैं, चनार में आपके पास जो कर्ज है उसका ब्याज चुकाने के लिए पैसे हैं आपके पास। राजा फैसल साहब बताइए। वहाँ पे तो आपके पास तो राशन नहीं है खाने को, आपकी फौज के पास राशन नहीं है। जनरल बख्शी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, एलओसी के साथ साथ प्रॉब्लम्स हैं। कराची और लाहौर की बात कर रहे हैं आप, लाहौर नहीं, कराची और बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। ये शादी ब्याह वाले ड्रोन्स नहीं भेजेंगे। आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि जब भी हम आपके ऊपर हमला करते हैं तो वो शादी ब्याह वाला शुरली पटाखा नहीं भेजते और शादी ब्याह वाला ड्रोन नहीं भेजते। ऐसे ही हम जब भेजेंगे अपनी तरफ से तो वो शादी ब्याह वाला नहीं होगा, वो बुराक होगा। लेकिन हम उस सूरत में करेंगे कि जिस सूरत में हमें ये नजर आया कि इंडिया हमारे ऊपर एग्रेशन करना चाहता है। जब भी इंडिया की तरफ से हमें एग्रेशन नजर आएगी हम भरपूर उसका जवाब देंगे और उसके जवाब देने का हम हक रखते हैं। जनरल सिन्हा हंस रहे हैं, जनरल सिन्हा के पास चलता हूं। जनरल सिन्हा हंस रहे हैं और हंसने की बात भी कही है राजा फैसल ने। साहब इनके पास अंडे खाने के पैसे हैं क्या? मॉर्निंग में ब्रेड और अंडे खाने के बताइए। ये हमारी सेना की मुफलिसी की बात कर रहे हैं, ये खुद कितने मुस्लिम है जनरल सिन्हा ये भी बता दीजिए। फिर से मैं तारिक साहब के पास जाऊंगा, दोनों बहुत शानदार जवाब देंगे। जनरल सिन्हा बताइए, ब्रेड अंडे खा पाते हैं पाकिस्तानी सैनिक? राजा फैसल साहब जो पाड़ियां मार रहे हैं, नहीं राजा साहब भी हंस रहे हैं। अब देखिए राजा साहब, आप ब्रेड अंडे खा पा रहे होंगे, पाकिस्तान का हम लोग ब्रेड अंडे नहीं खा पा रहे हैं। साहब सुने रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। इंडियन आर्मी की आरिफ अब्बासी भी मुस्कुरा रहे हैं सुन के मेरी बात। इंडियन आर्म फोर्सेस की जो ये है ना पूरा, मैं इस पे हंस रहा हूँ कि इंडियन आर्मी के असल हालात जो बताए उस पे अच्छा सुन लीजिए आरिफ साहब, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा, बहुत वक्त है हमारे पास। देखिए दीपक साहब, मैंने पाकिस्तानियों के बहुत बड़े दस्ते को कमांड किया। मैं यूएन के अंदर में था और पाकिस्तान के बहुत सारे ऑफिसर मेरे नीचे काम किए हुए, और मेरा जो 2IC होता था वो भी पाकिस्तानी था, और यूएन के अंदर में, यूएन मिशन के अंदर वो हमारी पैरें छुआ करता था। ये नहीं लड़ाइयों में तो छूते रहते थे। वो कहते थे कि भाई आप लोग किस चीज के, आपकी देश की ये जो आर्मी है ये कैसे बनी? हम तो उसी जगह से निकले थे, 20 ऑफिसर थे आपके, वो हम वहीं से निकले। और हम लोग तो ये हालत हमारी है कि हम लूट खसोट के खाते हैं। और हमें पता है, आपको पता है हमारी आर्मी के बारे में, ये हमारी आर्मी इतनी रखती है कि पूरे विश्व आपकी आर्मी को महीनों खिला सकते। हमने कारगिल में खिलाया था, कारगिल में जब आप सर फिर लैंड नहीं भेजे ना। अरे 71 की लड़ाई में 93 लाख जो हमारे लोग थे ना, 1000, उस ट्रुप को हमने खाना खिलाया, और खाना खिलाया अपने से पहले। आप जो हंसी हंस रहे हैं ना, ये इसको हम लोग कहते हैं दानव हंसी, चंडालों की हंसी। आप जो आज ड्रोन की बात करने निकला हूं दीपक साहब, आज ड्रोन की बात करेंगे। आपने जो ये हकामत की है ना, ये जो गुस्ताखी की है, जो ये आपने शरारत की है, आपने हमारे पास, ये हमारी रेड लाइन नहीं है, हमारे स्ट्रेटेजिक टारगेट को किया है। ये इतना खौफनाक होगा, मैं आपको बताता हूं। ये लड़ाइयां जो आपने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक 1, 2 बालाकोट, उसके बाद जो कह रहे थे आपके पार्लियामेंट के अंदर कि मैं नहीं कह रहा था, आपके सांसद कह रहे थे कि आपके पतलूने गीली हो गई थी, पैर कांप रहा था। ये पैर, और आपने माताओं बहनों से पूछो, पैर कांप रहा था, अंधेरे में आ जाता है, वो उनकी खौफ होती है कि इंडियन आर्मी, मोदी जी आ जाएंगे। मैं नहीं कहता, आपके लोग कहते हैं, आपकी टीवी कहती है, आप लाइट बंद कर देते हैं। और आप जो आज यहाँ बैठ करके हमारे टीवी के चैनलों के ऊपर में, तो आपको हमने गेस्ट बुलाया हुआ है, दीपक जी आपको गेस्ट बुलाते हैं, इसलिए हम आपको बर्दाश्त करते हैं। राजा फैसल साहब सुनिए, दिन आपके लद गए। 26 तारीख को FATF ने आपको फिर से एक क्रेडिट में डाल दिया। मोदी जी ने क्या तपाड़ा मारा 24 तारीख को, और जो चीज पूरी की पूरी बदल दी। आप कहते थे ना ये जो अलगाववाद, ये सारे हमारे साथ आ गए। वो तो हाथ जोड़ के खड़े हैं मोदी जी के सामने कि कुछ करे, हमें भी मौका दे दीजिए।
इसके कारण जो आज आपकी जमीन की जो हादत हुई, इसको कहते हैं ना, सांप भी मार दिया लाठी भी नहीं टूटी। और आप देखेंगे जब फौज का करारा चमाटा पड़ेगा ना, इस बार वो नहीं होगा। ये इस बार होगा जब आपकी रूहें कांपेंगी, टटरेंस इतना ज्यादा होगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपने, ठीक है जनरल साहब, आप आए थे जनरल साहब, इसी बात पर मैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान को उनकी पार्टी के नेता का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। आप सब सुनिएगा, पैनल पे रहिएगा और सुनकर उसको एंजॉय करिएगा। तारिक फतेह साहब से उसके बाद रिएक्शन लूंगा, डॉक्टर इरशाद अहमद खान से रिएक्शन लूंगा। सुनाइए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता ने महमूद कुरैशी के कैसे पांव कांप रहे थे, क्या बताया था पाकिस्तानी संसद के अंदर, सुनिए। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है खान साहब बताए, डॉक्टर खान साहब, डॉक्टर इरशाद अहमद खान बताइए, कितने डरे हुए थे आपके लोग, बताइए आज हिंदुस्तान की आवाम को बताइए, कितने डरते हैं भारतीय आर्मी से आपके लोग, ये भी बता दीजिए। आपके बाद तारिक फतेह साहब के पास जाऊंगा, आप ही की पार्टी के नेता है, स्पीकर हैं एनपीए के। आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और मैं एंजॉय कर रहा था आपकी बातों को, जो बात जनरल साहब कर रहे थे। खुदा ना करे कि ऐसा वक्त है कभी आप सोचें भी हमारी सरहदों की तरफ देखने के लिए। अभी तो आप बात कर रहे हैं, टांगे कांप रही थी, अभी आप बात कर रहे हैं टांगे कांप। बोलने दें मुझे, बोलने दें प्लीज बोलने दें मुझे, मैं नहीं बोला आपके दरमियान। अभी एक ड्रोन हमला जो कि आप मेरी बात सुने, ये मजा नहीं आएगा। जनरल साहब प्लीज काइंडली मुझे बोलने दें, मैंने आपको सुना। बात यह है कि जिन कश्मीरियों को 1 साल 11 माह से आपने कैद रखा, बोलने दीजिए डॉक्टर खान को प्लीज। उन्होंने एक पटाखा आपके एयरफोर्स बेस पे फेंका, आपकी टांगे कांप गई, आपका मुल्क कांप गया, आपके जनरल्स कांप गए, आपके पूरे चैनल रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की टांगे आपके विदेश मंत्री की कांप रही थी, प्रधानमंत्री में मीटिंग न्यायालय से बना कर दिया था, क्योंकि बोल रहा था भारत हमला कर देगा। अभी आप डर नहीं रहे बोलते हुए, बताइए ना, आप ही की पार्टी के नेता बोल रहे थे। आप बात मजा नहीं आता है दीपक, मजा नहीं आता ऐसे हमारे। मैं बता रहा हूँ कि जिन कश्मीरी बेचारों को आप शहीद कर रहे हैं, अच्छा बोलिए, कंप्लीट करिए। शुरली पटाखा आपके बेस पे फेंका है, आपकी टांगे कांप गई, आपका मुल्क कांप गया, आपके चैनल कांप गए, आपने उस पर प्रोग्राम रख लिया। तो बात यह है, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की सरहद की तरफ से कुछ आया तो मेरा ख्याल आप बिल्कुल निहाल हो जाएंगे, मरमरा जाएंगे आप लोग। तो कोशिश ये करें जिन लोगों को आप शहीद कर रहे हैं उन पे रहम खाइए, अपने आप पे रहम खाइए, उन कश्मीरियों को आजाद कीजिए, खुदारा आजाद कीजिए, वरना खुदा का अजाब आप पे नाजिल होने वाला है। आप मरेंगे। अच्छा ठीक है। फिर आपके अंडे और ब्रेड भी ना मिले सुबह खाने को, अभी तो उनको अंडे ब्रेड मिल रही है, बिरयानी भी मिल रही है, रोगन जोश भी मिल रहा है, दाल मखनी भी मिल रही है, उसके बाद वो भी ना मिले उनको। आप लोग देखें, आपने बात नहीं करने दी हमें, आप हमें सुने, पहले किसी की सुने, जब आप कहते हैं उसकी सुने भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन कश्मीरियों को 1 साल 11 माह से कैद किया हुआ है, उनमें अब जज्बा आ रहा है और वही मारेंगे आप लोगों को। पाकिस्तान से आने की जरूरत पेश नहीं आएगी हमें, इंशाल्लाह। और जब जरूरत आएगी देखते हैं तारिक साहब से सुनते हैं। तारिक साहब बजाएंगे बम, और बम ऐसा बजेगा कि नजर नहीं आएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता, ठीक है पाकिस्तान के अच्छे पड़ोसी हैं। तारिक साहब अब ये बताइए डॉक्टर इरशाद अहमद खान को कि शाह मोहम्मद कुरैशी की टांगे क्यों कांप रही थी, ये भी बताइए। और ये भी बताइए कि अगर ये पाकिस्तान में चलेगा कश्मीरी जो इनके भुलावे में आ जाते हैं, उनको ब्रेड और अंडा भी खाने को मिलेगा बिरयानी की जगह, ये भी बताइए तारिक साहब। आपका मुल्क कांप रहा है, आपका मुल्क एक पटाखे से कांप रहा है। छोड़े, आप बात ना करें। अरे भाई खामोश हो जाओ यार प्लीज। भाई जनरल साहब आप हमें सुना करें, जब हमें बुलाते हैं तो सुना करें प्लीज। चले ये मस्जिद नहीं है भाई। सुना डॉक्टर खान, सुना आपको 3 मिनट का वक्त दिया मैंने। नहीं सुना आपने हमें शोर डाला दरमियान। बताइए। अच्छा
ये जो राजा साहब हैं, ये बताएं ये ट्विटर से आपको कैसे निकाल दिया गया? क्या वहां ट्विटर से कैसे आपको एक्सपेल किया गया? ये जरा एक्सप्लेन करें। अच्छा किया आपने खुद ही इस चीज को हाईलाइट कर दिया। आपकी जो टीम इतना मत झूठ बोला करें ना, काम किया। और नहीं, ट्विटर कैंसिल कर दिया। झूठ जो बोलता है वो सबको। आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने ये यहाँ पे हाईलाइट किया कि मैं ट्विटर से क्यों गायब हो गया। बहुत मेहरबानी। आपको फिर अगली बात भी निकाला गया, आपको निकाला गया। बिल्कुल मुझे निकाला गया, बिल्कुल मुझे निकाला गया, और बिल्कुल मुझे निकाला गया। क्यों बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उस पे ऑब्वियसली जब कोई मैच रिपोर्टिंग होती है, मेरे खिलाफ रिपोर्ट किया गया, मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। कहाँ यार, ना राजा हो तुम, कि कहाँ से रिपोर्ट किया और हो, कहाँ से जाने दो यार। मैं अगर कुछ भी नहीं हूँ तो सच बोलना सीख लो। आपको मुझे इस तरह निकलवाने की। सच बोलने की कोशिश करो, सच बोलिया करो। झूठ नहीं चलता हर जगह। कुछ भी नहीं हूँ मैं, अगर कुछ भी नहीं हूँ तो आप क्या फिक्र पड़ गई मेरी फिक्र सुन लेना। आपके यहाँ फौज एक नहीं है, हुकूमत एक नहीं है। जनरल बाजवा अपनी जान बचाता रहता है, उसके खिलाफ गोलियां चल रही हैं। जो फौजी अफसर उनके खिलाफ हैं उनको अरेस्ट करके बंद कर रहे हैं। आपके यहाँ आपकी अपनी आर्मी के अंदर सिविल वॉर हो रही है। ये होती है फेक न्यूज़। ये होता है श्रीवास्तव ग्रुप। ये होता है श्रीवास्तव ग्रुप, जहां से आपको पे मिलती है, पता है? ये होता है श्रीवास्तव ग्रुप। अच्छा, वो पता नहीं कौन होंगे, लेकिन आपकी जनरल बाजवा तो नहीं है वहां से। उनको इस वक्त अपनी जान की पड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर को अपना पड़ा हुआ है कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ दुनिया में जो फैले हुए उनका क्या होगा। ना आपके यहाँ असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जिसपे आपने कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको पकड़ के एक दूसरे पे फेंक रहे हैं और उस पे चल रहे हैं आप लोग, और वो टेलीवाइज हो रहा और लानतें दिखा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। आपकी अपनी नेशनल असेंबली में। तो भैया इंडिया से क्या आपका प्रॉब्लम है? आपका तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है। पहले भी बंगालियों को मारा। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि छोटी नस्ल दिखा के, जैसे अब ये आप जैसे इंडिया की पार्लियामेंट में कभी लड़ाई नहीं हुई क्या? वहां पे लोकसभा में ये कुछ नहीं होता? हाँ, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को असैसिनेट नहीं करते। समझ आई आपको? काकर साहब की डेथ, जर्नलिस्ट के घरों में जाके उनको मारना, ये इंडिया में नहीं होता। इसीलिए पाकिस्तान से बेतहाशा लोग वहां पे तो रोड चले जाते हैं ना। वहां पे तो रोड पे जो गाय को ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको उतार के मध्य प्रदेश में मार देते हैं, है ना? आए बेचारे। अरे भाई है जिसपे रसूलुल्लाह ने कहा कि ये गाय जो है दूध पीने के लिए मैंने बनाई है, इसको मत खाओ। तो आपके यहाँ जरूरी हो गया। दीन पे मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, आपको दीन का पता ही नहीं है। आप तो लादीनियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। भैया आपके खिलाफ आप तो जब आप इंडिया का विजिट करने आए थे, आपके खिलाफ तो इंडिया के मुसलमान जाके खड़े हो गए थे। तो उन्होंने बनाया, तो मुझे वहां पे आपके खिलाफ, आपसे मैं दीन के ऊपर बहस कर ही नहीं सकता, बिकॉज़ यू डोंट बिलीव इन समथिंग। भैया आपने जो पाकिस्तान के अंदर मसीहों की हालत की है कि थाईलैंड के अंदर 10,000 पाकिस्तानी क्रिश्चियन बैठा हुआ है। आप करें, आप सुनते हैं उनकी बात राजा साहब। जो साउथ में चर्च जला था वो इंडिया में जला था, वो यहाँ पे नहीं जला था, ठीक है? अरे भैया, और दूसरी बात ये है कि गोल्डन टेम्पल में जो हमला हुआ था सिखों के खिलाफ, वो पाकिस्तान में नहीं हुआ था, ठीक है? अब अगली बात करते हैं मक्की मस्जिद जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो इंडिया में थी जिसके ऊपर हमला हुआ था। समझौता एक्सप्रेस के केस का क्या बना? ये सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, दलित को किसने मारा? दलित जो है वो आपके यहाँ मौजूद है इंडिया में। मुसलमानों का दर्द तो देखो कि शिया, ये अहमदिया। राजा साहब हिंदुस्तान आ जाइए, कॉमेडी शो में जाएंगे आप? मैं हिंदुस्तान आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन मुलाकात करने, चाय पीने आप लोगों के साथ। आप लोग सहाफी हैं, हम लोग एक बराबरी से कॉमेडी शो में लेंगे आपको। राजा साहब आइए, मेहमान बनिए हमारा। राजा साहब 90,000 आए थे, उनको इंडिया ने खाना पीना, पाकीज़ा फिल्म, हर चीज का इंतजाम करके 1 साल सेहतमंद करके आपको वापस दिया। आपने वो बलूचिस्तान में भेज दी फौज। आपसे लोगों को मारना मराना आता नहीं है। 2 डिव्स उधर लगी हुई थी, आपने 90,000 पता नहीं कहां से बना लिए। वहां पे वो जो पीएम या कोई वो जो माली था उसको भी आपने पकड़ के उधर ही बिठा लिया, आपने 90,000 बना दिया।
जाके किताब को पढ़े। रेप करके आप आए हो। मुझे कहेंगे कि जाके तुम कोई किताब पढ़ो। आपका मसला ये है कि आप किताब पढ़ते हो लेकिन अपनी मर्जी की पढ़ते हो। अपनी मर्जी की किताब मत पढ़ा करें। बंगाली जो मारे तुमने अभी उनका हिसाब होना पढ़ा करें। जिन औरतों को रेप किया, मुसलमान औरतों को रेप कर रहे हो आज भी बलूचिस्तान में, उनकी आवाज अंधेर में नहीं जाएगी, वो आप पे लगेगी। आप आखिरी दफा बलूचिस्तान के बहाने में आपने जिन औरतों को रेप किया है, गए थे फ्रॉम फ्रंटियर टू कराची, आपको जवाब देना होगा। आप जैसे लोगों जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर शियों को मारा 1953 मैं आपको बताता हूं बलूचिस्तान के हालात किया, आपने सिंध के अंदर क्या किया। उसकी वजह पता है क्या? भैया उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जो नेट फैलाया गया था, जो वेब फैलाया गया था, ठीक है तारिक साहब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको मेरे कार्यक्रम का फॉर्मेट पता है राजा फैसल साहब, आपको भी मेरे कार्यक्रम का फॉर्मेट पता है। डॉक्टर सुनीता दहिया, दिल्ली से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुनीता दहिया, क्या कहेंगी आप? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ खुलकर लड़ सकता है? पीठ पर ही क्यों वार करता है, सीने पर क्यों नहीं? बताइए, आपका क्या मानना है? जी दीपक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कायर होते हैं वही पीठ के पीछे से वार करते हैं। हम भारतीय तो वसुदेव कुटुंबकम प्रथा को अपनाकर चलते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो पाकिस्तान ये सोच ले कि हमें दमखम नहीं है, हम बहनें अपने सिंदूर को और नहीं खो सकती। क्या ये भूल गए कारगिल में क्या हुआ था और पुरी और पुलवामा में क्या किया था? इनकी टांगे तभी कांपती हैं जब ये सामना नहीं कर सकते। मैं बहुत देर से आपकी इस चर्चा को सुन रही हूँ, टांगे उन्हीं की कांपती है जो कायर होते हैं, हम भारतीयों की टांगे नहीं कांपती। अगर इन्होंने ये आतंकी हमला किया है तो इसका जवाब हम सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर सुनीता। हम भारतीय आतंक नहीं फैलाते। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर सुनीता आपने। सीधे आप ही के सवाल को डॉक्टर इरशाद अहमद खान के पास ले चलता हूँ, फिर जनरल बख्शी के पास। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, टांगे उन्हीं की कांपती है जो कायर होते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह तो आपकी कांप रही है ना। एक ड्रोन छोटा सा बेचारों ने, कश्मीरियों ने आजादी के लिए थोड़ा सा आपके ऊपर फेंका, आपकी टांगे के आपका मुल्क कांप गया पूरे। मैं वही कह रहा हूँ कि कायर आप लोग हैं। देखें, इतने डरपोक लोग हैं आप, एक निहत्ते मुसलमानों से आप डर रहे हैं, खौफजदा के इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के बारे में मशहूर है, बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये आपके लिए मशहूर है। हम लोग पीठ पे हमला नहीं करते हैं। मुसलमान जब भी हमला करेगा, पहले तो मुसलमान हमला नहीं करेगा, कोशिश ये करेगा अमन शांति रहे, लेकिन जब मजबूर होगा फिर वो गर्दन से पकड़ेगा। अच्छा, 48 में क्या किया था, 65 में क्या किया था, 71 में क्या किया था, 99 में क्या किया था, इस सब के गवाह जनरल बख्शी है, वो बताएंगे आपको। डॉक्टर खान बोलिए अपनी बात। कायर कह दिया, मैंने सुन लिया, मुझे सुनना नहीं था, मैंने सुन लिया। जनरल बख्शी बताइए कौन कायर है, हिंदुस्तानी आवाम या पाकिस्तानी आवाम? बताइए, हिंदुस्तानी फौज या पाकिस्तानी फौज? जनाब आप अपनी तकरीर खत्म कर चुके हैं। नहीं, हमें बोलने कहाँ दिया आपने? चुके हैं, अगर इजाजत हो तो ये हमें बोलने कहाँ दिया? जनरल नहीं तो आपसे तो आप फिर अच्छा, अब थोड़ा मैं इसके बाद आपको सुनना चाहूंगा। तो सुन रहे हैं आप। अरे सर, मैं आपकी रैली थोड़ी करवाऊंगा यहाँ पर। फौज के लिए आप बोलिए। थैंक यू। आपके लिए, आपकी फौज के लिए मैं एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ठीक है साहब? मैं तो अच्छा बोलिएगा, क्योंकि आज से आपसे अच्छे की उम्मीद नहीं है। अच्छा बोलिएगा साहब, सुन लें। 41 साल मैंने फौज की वर्दी डाली है। जब मैंने नहीं, आपका एहतराम है हमारे दिलों में। 71 में जब मैंने सर्विस शुरू की थी 1971 में, तब आपके देश के 2 टुकड़े हुए थे। महज 13 दिन में हमारी फौजें 550 किलोमीटर चलकर ढाका पहुंच चुकी थी, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी। ठीक है साहब, वहां पे तिरंगा झंडा हमने फहराया था। 93,000 कैदी आपके हमने माल गाड़ियों में डाल के भेजे हैं प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में। ये आंखों देखी चीज है। ठीक है साहब, मैं आपको वो तारीख से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इल्म करा रहा हूँ जो मैंने आंखों देखी। ठीक है साहब, हम आपका चुटकुले कभी कभार सुन लेते हैं कि आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, अब वो ठीक है,
अब मैं आपको बड़ी सीरियसली बोल रहा हूँ, आप इसको पैगाम पहुंचा दीजिए अपनी फौज के पास, क्योंकि आपके मुल्क में तमाम फैसले आप नहीं करते, आप रबर स्टैंप, आप मुखौटे हैं। ठीक है साहब, आप कठपुतलियां हैं, आपकी फौज सारी आपके जो फैसले हैं फौज लेती है। आपकी फौज में जनरल साहब देखें, आप हमारी आर्मी को बुरा मत कहिए, खुदा की कसम। देखिए जनरल साहब, फिर आप हमें बोलने नहीं देंगे। थोड़ा सा दिखा, आप हमारी आर्मी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से गलत बयान कर रहे हैं। उम्र जनाब आपसे कहीं ज्यादा है, प्लीज। नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन आप अच्छा बोलिए, मैंने आपसे कहा था। तो फिर सुन लेकिन अच्छे की उम्मीद नहीं है आपसे, क्योंकि ना आपसे अच्छे की उम्मीद नहीं सुनाई दे। ठीक है, तो यहाँ चर्चा होगी ज्यादा, और बात जब हम बोलेंगे आप हमें बोलने नहीं देंगे। फिर I want to have a serious chat। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कल हुआ है, भारत की सरकार, भारत की फौज उसको एक सीरियस क्वालिटेटिव एस्केलेशन के रूप में देखती है। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं मजाक नहीं करता। भारत की अब हम ध्यान से सुन रहे, फिर हमें सुनेंगे। फौज उसको एक सीरियस क्वालिटेटिव एस्केलेशन के रूप में दे रही है, जिसका वो अनवारंटेड। आर्मेनिया अजरबैजान के जंग में सारी लड़ाई शुरू हुई है ड्रोन से। अगर आप उस रास्ते जा रहे हैं, वर्टिकल एस्केलेशन होगी, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन होगी। बड़े ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको बता रहा हूं क्या हो। वर्टिकल जवाब जरूर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन होगी। आपकी इकोनॉमी इस वक्त तबाही की कगार। आप जो और कोई नतीजा हो या ना हो उस एस्केलेशन का, कहां तक वो जाती है मैं नहीं कह सकता, ये आपके ऊपर मुनस्सर होगा। एक नतीजा पक्का होगा, आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यार इसका देखें बख्शी साहब, अब हमें ठीक है जल्द साहब, यहीं से मैं चलता हूँ और सीधे चलता हूँ आरिफ अब्बासी साहब के पास। आरिफ अब्बासी साहब, मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चल बुनाने, तो पाकिस्तान के घर में दाने नहीं है, आपकी सरकार बुनाने कैसे जा रही है? आरिफ अब्बासी साहब ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। बख्शी साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ। कारगिल में ये गए थे और एक हवलदार ने इनसे क्या कहा था, इनको पता है कि कारगिल में इनका क्या अशर हुआ था। उसके बाद एक ऐसी फौज जिसके पास इंडियन फौज में बात कर रहा, पहनने के लिए जूते नहीं है, पहनने के लिए जूते नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो पाकिस्तानी फौज का क्या मुकाबला करेगी? इन्होंने बात की इकोनॉमी की। अब मेरी बात सुन ले, इन्होंने इकोनॉमी की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह लाशें भी नहीं उठा के ले गए थे आरिफ अब्बासी साहब, आपने तो उनको अनाथ छोड़ दिया था बरियल के लिए। ये जनरल के सिन्हा साहब हैं जिन्होंने उनको बरियल किया है। साहब क्या सारे मरोड़ में क्लियर करता हूँ, आप प्लीज सुन ले, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी 4% से ग्रो कर रही है, इंडिया की -7% पे है। फिर उन्होंने बात की 1971 की, जब ये रिक्रूट भर्ती हुए थे। नहीं, 1971 का भी सुन ले, उसमें इंडियन फौज का किरदार वही है जो हमारे यहाँ कहते हैं कि बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हमारे सियासी मामलात थे। राह और मक्ती बानी का जो गठजोड़ था उसको हम सही तौर पे नहीं एड्रेस कर सके। हमारी फौज ने अपने भाइयों के खिलाफ गोली नहीं चलाई। मक्ती बानी ने वहां बंगाल में राह के साथ मिलकर फौजी वर्दियों में जब बलात्कार कर रहे थे तब हमारी फौज नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी फौज की वो जब बलात्कार कर रहे थे तब जनरल सिन्हा गवाह हैं। आरिफ अब्बासी साहब, जनरल सिन्हा से सुनिए। जनरल सिन्हा बताइए, 93,000 सरेंडर के साथ मिलकर सारे बांग्लादेश में, और ये भी बताइए इनको कि कैसे आपने करगिल के अंदर इनके शहीदों को अंतिम संस्कार किया था, आपने उनको सुपुर्द खाक किया था। आरिफ अब्बासी साहब नहीं जानते, इनकी पार्टी नहीं बनी है, 1999 में नहीं थी।
मैंने सुने मेरे भाई, की सुने, किताब सुने, पढ़ी है। आपके इंटेलिजेंस के कर्नल है, उन्होंने खुद जनाब, लिखा सुने मेरी है, बात। राह और हो मकबी गया, पानी हो ने गया। मिलके वहाँ जो हालात पैदा किए, हो वो गया, सियासी हो गया। मामलात थे। हमारी फौज ऐसा अगर बहुत अपने खुश हो वक्तों गया। में गोली नहीं चलाना आपने चाहती उसकी थी, स्क्रिप्ट पढ़ ली है, जो बहुत मकबी अच्छा हो पानी के गया। लोग थे, राह की डायरेक्शन में उन्होंने हो गया बांग्लादेश पे मेरे जुल्म भाई। किए। अब आरिफ साहब सुन भी लीजिए, आरिफ साहब सुन लीजिए, जनरल सिन्हा जवाब दे रहे कैसे सुकून से खाक किया था करगिल में। सुन लीजिए आरिफ साहब। कारगिल में इनके वालिद ने क्या कहा था जब वो अंदर ही लेटरिन भी। अरे सुने मेरे भाई, चिल्लाएंगे क्या? वो हवलदार ने इनके अपने मुंह की मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ मेरे भाई। उस वक्त से जब आप 1.25 अरब लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते, उनकी तबाही की जिम्मेदारी जनरल बख्शी जैसे लोग होंगे। खुदा के लिए चुप हो जाए, सुन ले मेरी बात। आप तो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, पता नहीं इतिहास बदलना। सुनी सुनाई नहीं, ये हिस्ट्री है, ये आपके लोगों की लिखी हुई हिस्ट्री है। अरे भैया, पानी और राह ने मिल के बंगाल के हालात खराब किए। वो सियासी लड़ाई थी, फौजी लड़ाई वो नहीं थी। और आपकी फौज का किरदार उतना ही उसमें जितना कहते हैं कि ब्यूटीफुल। सुने सुने, चलिए दीपक जी ने बोला, मैं शुरू करता हूँ क्योंकि कारगिल मैंने लड़ी है और मैं पाकिस्तान के अंदर से लड़ा हूं जाकर के। और मैंने आपके फर्स्ट जो आपके 4 NLI 5 NLI की फर्स्ट डेड बॉडी ना, वो मैंने अपने हाथों से रिट्रीव की है, इन हाथों से। और मैंने जरा बताइए हवलदार ने आपको क्या कहा था? सुने ना यार, मेरी बात तो सुने। आप तो सुनाई बात सुनाई नहीं देता है, अब्बासी हैं। हाँ, 53 हमें सुनाई देता है, लेकिन आप लोग ज़हनी हालत ठीक नहीं है। एक तो कोविड ने आपको मारा है, एक सिखों की वजह से, एक किसानों की वजह से। मैं सिख बटालियन को ही बिलोंग करता हूँ। मैं सिख बटालियन को ही 7% पे। सुने मेरे भाई, अरे झूठा पुलिंदे। सुन लीजिए आरिफ साहब, सुन लीजिए जनरल सिन्हा को। सुने मेरी बात। जनरल सिन्हा की आवाज। देखिए दीपक जी, ये आरिफ साहब को आप बताइए। मैं ये सुनी सुनाई बात, मैं अपने हाथों की बात करता हूं। पहली डेड बॉडी जो 4 NLI की, मैंने, मेरी बटालियन सिख बटालियन है, मैं 36 सिख, 4 सिख, 50 और 14 सिख का कमांडिंग ऑफिसर था कारगिल में। आपकी धरती के अंदर घुस के मारा है। 53 जो आपके डेड बॉडीज थे ना, जिसको आपने कहा नहीं नहीं हम नहीं लेते, और उनके पास खाने के मुताबिक आइडेंटिटी कार्ड, वो आज भी हमारे पास है, हमने पाकिस्तानियों को दिया। 4 NLI 5 NLI बटालियन, उनको मैं जनरल बख्शी साहब ना करें, आपने जितनी मार कारगिल में पड़ी है, इतनी तारीख में कहीं नहीं पड़ी। हमारे सौरभ कालिया को एक पकड़े गया था, एक सौरभ कालिया। सर मैं आई विटनेस हूँ आरिफ अब्बास साहब, मैं आई विटनेस हूँ जनरल साहब की बात का। ये है जितनी बार कारगिल में पड़ी है ना, ये अपनी पेंटें छोड़ के भाग गए थे। वो तो अमेरिका अपने आका के पास आप गए हो, वहां पांव पकड़े हैं, मिन्नतें की हैं कि हमारी पाकिस्तान मेरे पैर छुए हैं आपके। वो नवाज शरीफ गए थे, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए थे, वो नवाज शरीफ गए थे। ये तारीख को मस्त करते हैं ये जनरल बख्शी साहब। मैंने एक को अपने पैर छुआ के भेजा है कारगिल के अंदर। इंडियन अवाम का अरबों डॉलर एक अपनी फौज पे खर्च हो रहा है, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, अपने बेस की हिफाजत नहीं कर सकती। आरिफ साहब बीच में नहीं की, सिर्फ जनरल सिन्हा की आवाज। आपने देखा अभिनंदन हमारे शेर को आपके धरती में घुस करके आपको तमाचे मार के आया। अभिनंदन की बात सुने, हमारा एक जवान निहत्ता कैसे कर गया। देखिए दीपक जी, इनके तो एक आदमी अमन दोस्ती के लिए वापस किया, उसने तो कान पकड़वा दिए थे हमने। हमारी एयरफोर्स के जवानों ने उसके कान पकड़वा दिए थे अभिनंदन के। अरे मेरे भाई, उतार लिए थे, तो हमने दोस्ती में वापस किया। छोड़ने हमने अमन शांति की वजह से उसको वापस किया। जिस दुनिया में जीते खान साहब, डॉक्टर खान। अच्छा मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं सबको रोक रहा हूँ। मेरे एक दर्शक तिलक राज अरोड़ा गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अरोड़ा जी बताइए, क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है कि भारतीय फौज के सामने टिक सके? आप बताइए। निश्चित नहीं टिक सकती, चूंकि हमने बालाकोट करके इन्हें दिखा दिया पुलवामा के बाद, और अब इनके वक्ता आज भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया है।
इनके पास खाने के लिए दाने नहीं है और 4% की इकोनॉमी में बढ़ोतरी बतला रहे हैं। अब समय आ गया है कि भारत सरकार को तुरंत पुणे बालाकोट की तरह कार्रवाई करके इनके खिलौनों का जवाब जो है अपने ड्रोन के अलावा दूसरी चीजों से देना चाहिए, ताकि इन्हें सबक मिल सके कि भारत पर हमले या खिलौनों का हमला भी जो है बड़ा मायने रखता है। उसका नागरिक बड़ा बेचैन हो उठता है। ये लोग कह रहे थे कि छोटे से हमले से आप घबरा गए, हम घबराए नहीं है, हम अलर्ट हो गए। और भारत सरकार अखंड भारत का सपना देख रही है। भारत का हर नागरिक चाहता है कि ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे आतंकवादियों को और ऐसे आतंकवादी देशों को खत्म कर कर और अपना संपूर्ण जो है झंडा फहराए और विश्व में शांति कायम करे। ठीक है, बहुत सही अरोड़ा साहब। सीधे तारिक साहब के पास चलता हूं। तारिक साहब मुझे बताइए, ये पाकिस्तान के लोग इतने मुगालते में क्यों जीते? मुगालते पाकिस्तान के लोग नहीं है सर, ये इनका मुंह बंद कराएं सर, प्लीज इनका मुंह बंद कराएं। ये बसे हुए भाई आप बात कहां से, प्लीज देखिए, पाकिस्तान की अपनी फौज एक दूसरे से लड़ रही है। आप लोग ने इस बात पे तवज्जो नहीं दी है कि जनरल बाजवा के अगेंस्ट दूसरे ऑफिसर्स का मिलिट्री कू अटेम्प्ट हुआ है। उसके अंदर कई सोल्जर्स पकड़े गए हैं, कई लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल तक पकड़े गए। आपने अभी मर्डर किया है पश्चिम एमएनए का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जिसका सिर्फ नमाज़े जनाजा में आपको पता है, अरे भाई आप हथियार ले लिए थे, अरे भाई दलितों से आप लोगों ने हथियार रखवा दिए थे, दलित जो फौज में, अरे तुम्हारा तो फौजियों के आपने हथियार रखवा दिए थे, आपने अरे भाई एर्दोगान के पास जाओ, अब भीख वहां से मिलेगी। फौज का जो भाई टर्की के पास जाओ खैरात मांगने, अब कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। डिसिप्लिन फौज है हमारे पास, भाई कोई डिसिप्लिन नहीं है, जमीनें चोरी कर रहे हैं, लोगों के घरों पे बैठे हुए और जनरल बख्शी वो एरिया टाउन इसीलिए जलाया गया, बैठे हुए हो वहाँ दूसरों की जमीनों पे। पता है कि पाकिस्तानी गन के पीछे कौन खड़ा है? सिर्फ तारिक, प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ तारिक साहब की आवाज जाएगी, सिर्फ तारिक साहब की आवाज। देखिए आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, तारिक साहब अपनी बात रख ले उसके बाद प्लीज। जी कि ये फौज कोई एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। इसमें जब लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, उसकी जहन में ये होता है कि रिटायरमेंट के वक्त कितने एकड़ जमीन लेके जाऊंगा मैं, उस चक्कर में कितने करोड़ रुपए जमा करके और किस दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी लूंगा। ये जो आके कनाडा में बैठे हुए कर्नल और मेजर वेजर कैलिफोर्निया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं बैठे हुए, ये कहां से इनके पास आई इतनी दौलत? हर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर इज अ करप्ट सोल्जर, वरना वो फौज में दाखिल ही ना हो, क्योंकि उसने जाके लड़ना है पाकिस्तान के सिविलियन से। जब से पाकिस्तान बना है, बारबरा जिन्ना साहब की जिंदगी में 700 पश्तूनों को बारबरा के अंदर दरिया के साथ खड़ा होके फ्रंटियर ऑर्डिनेंस के तहत गोली मार के खत्म कर दिया खुदा की खिदमतगारों को। ये क्या बात करें, इन्होंने गफ्फार खान को 25 साल जेल में रखा, ये जीएम सैयद को झूठा करके चले गए। इन्होंने क्या हशर किया बलूचिस्तान में, एक आजाद मुल्क जिसकी एम्बेसी थी कराची में, उस पर 1948 में हमला करके कब्जा करके 60 इयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ये तो आप सोचिए कि आज तक हथियार नहीं डाले बलोच जो हैं, सारे लीडरशिप उनकी एग्जाइल में है। क्यों? इन्होंने उनके बच्चे मारे हैं हेलीकॉप्टर से, जो समाचार हैं इनके फ्रीडम फाइटर्स, उनकी बॉडीज हेलीकॉप्टर से हाईवे पे गिरा देते हैं। इनको पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इनको है अपने वो पंजाबी जो क्लास है जो उर्दू बोलने की कोशिश करती है और जिनकी आप तवक्को ना करें कि उन्हें वो कभी जबान आएगी, वो एक्टिंग करके अपने आप को खलीफा मानते हैं कि हम तुर्की के साथ मिलकर खिलाफत कायम करेंगे और मलेशिया तक कुछ नहीं। अब तो जूते पड़ेंगे सऊदी अरेबिया से। जो क्राउन प्रिंस MBS ने कह दिया कि पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है इस्लामिक स्टेट का, जो हदीसें आपने बनाई थी, दे आर बेस्ड ऑन फॉल्सहुड। इस किस्म की बातें कर रहे हो और तुम्हारी नापाक ज़बान से बलूचिस्तान का नाम, तुम्हारी नापाक ज़बान से पाक फौज का नाम, अरे तुम्हारे क्या पता तुम बलूचिस्तान में छोड़ो, यू आर मर्डरर, देखो यू आर मर्डरर। अच्छा मैं दोनों को रखता हूँ, तारिक फतेह साहब की बात हमने सुन ली, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद राजा फैसल साहब से शुरू करेंगे बहस कि क्या पाकिस्तान अपनी हैसियत भूल चुका है। ब्रेक के बाद